Okay, students, today for CMA Foundation वालों के लिए exclusively, we are starting with Indian Contract Act. Indian Contract Act, be it CMA old syllabus 2016 or be it the new syllabus 2022, Indian Contract Act is the most important topic in law. ये पूरा लॉ पेपर में, बिजनेस लॉ का पूरा पेपर में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है ओल्ड एंड न्यू सिलेबस में समझते हैं. In old syllabus, it covers around 40 marks. Okay, and in new syllabus, it covers around 30 marks. So from the point of view of be it old syllabus of CMA Foundation or new syllabus of CMA Foundation, Indian Contract Act is very important. Okay, now if I talk about this act, tell me this year 1872, it is prior to independence. यानी कि इंडिपेंडेंस के 50 साल पहले, सर 50 साल क्या है, ये तो 70 साल पहले, हाँ, ऑलमोस्ट 70 years prior to independence, this act was there. Yes. Why was it there? Let's talk about the history in a nutshell. हिस्ट्री अगर देखा जाए, ये ब्रिटिशर लोग ने बनाया था, और ब्रिटिशर लोग ने इसलिए बनाया था क्योंकि इंडिया में व्यापार करने वो लोग आया था ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, और व्यापार अगर करना चाहते हो तो कॉन्ट्रैक्ट्स होना पड़ेगा, लीगल फॉर्मेलिटीज होना पड़ेगा. तो वो सारे चीज करने के लिए वो लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना लिया अपना सुविधा के लिए, इंडिया के लिए नहीं, ऑफ कोर्स. एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आज का जो वर्तमान या प्रेजेंट रूप, वो हम लोग पढ़ रहे, वो हम लोग समझ रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फॉर एनी कमर्शियल ट्रांजैक्शन, एनी कमर्शियल एक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्ट. सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द tenets of this act, the rule and the law of contract. Okay, law of contract in India. Okay, पहले मैं बताऊं कि this act extends to the whole of it. 5 साल पहले भी जब हम लोग पढ़ाते थे, सो हम लोग बोलते थे this act extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. But recent legal amendment की वजह से ये एक्ट अभी पूरा देश में लागू होता है, including the state of Jammu and Kashmir. Okay, now the second basic thing which you need to understand is what is a contract. एक कॉन्ट्रैक्ट है क्या? ओके, अच्छा बोलो, मिस्टर ए ने ऑफर दिया, ऑफर्स टू मिस्टर बी. ये मिस्टर बी है, ये मिस्टर ए है. मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दी. क्या ऑफर दिया सर? ऑफर दिया कि क्या तुम मेरा गाड़ी 2 लाख रुपया में खरीदोगे. 2 lakhs आस्क किया और अपना कार फॉर ₹2 lakh ऑफर किया मिस्टर बी को ऑफर करने से क्या यह कॉन्ट्रैक्ट बन गया? मिस्टर बी को खरीदना ही पड़ेगा, या मिस्टर बी के ऊपर है मिस्टर बी अभी खरीदेगा या नहीं. तो मिस्टर बी लेट्स से ऑफर को एक्सेप्ट्स द ऑफर. मिस्टर बी एक्सेप्ट्स द ऑफर एंड says I will buy your car for ₹2 lakhs. So ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये ऑफर, इसको बोलोगे ऑफरर और इसको बोलोगे ऑफरी. अब ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मिलके ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट. बट इसमें और एक चीज है. वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस तो होना ही चाहिए, but offer and acceptance and enforceability by law, दोनों का इंटेंशन तो है लीगल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने का. दोनों तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट भी कर लिया, बट इससे ऊपर भी है एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ. मतलब लीगली ये लोग एक दूसरे को बाइंड कर दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में. वो चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट. वही चीज को हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट. सो कॉन्ट्रैक्ट डजंट मियरली मींस एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जैसे ही हो गया, ये अग्रीमेंट हो गया. ये क्या हो गया? अग्रीमेंट.
तो एग्रीमेंट का इक्वेशन अगर जानना चाहते हो, एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। बट एग्रीमेंट को जब लीगली एनफोर्सेबल कर सकते हो, लॉफुली एनफोर्स कर सकते हो, तब वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। So that means what is a contract? That means contract is not agreement, although in the real world they are synonymous. ये लोग synonymous है, ये लोग एक जैसा सुनता है, but that doesn't mean they are the same thing legally or technically. So technically अगर बात किया जाए तो contract is an agreement enforceable by law, and this is the technical definition of a contract. Indian Contract Act का section 2 subsection H defines contract as an agreement enforceable by law, whereas contract, that means अगर equation में डाले तो contract is an agreement and enforceability by law. So two things needs to be there in a contract. एक, the agreement, and second, the enforceability by law. Okay. And agreement on the other hand क्या है? If we talk about agreement, it's nothing but, section 2E of Indian Contract Act defines agreement to be offer plus acceptance, and offer when acceptance becomes agreement. But the real definition goes like every promise or every set of promises which forms consideration for each other. Okay, all right. तो देखो ये है बेसिक्स of what is an agreement. Once again, अग्रीमेंट हो गया, कोई किसी को ऑफर दिया, कोई किसी का ऑफर एक्सेप्ट किया, वहां तक एक प्रॉमिस बन गया, वो प्रॉमिस अग्रीमेंट है। ऐसे लाखों सैकड़ों एग्रीमेंट्स हो रहे हैं दिन भर अभी इस मोमेंट, बट वो सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा मिलने के लिए आपको एग्रीमेंट को लीगली एनफोर्सेबल करना पड़ेगा। If the agreement becomes legally enforceable, then it becomes a contract. Okay, sir, what are the essentials of a valid contract? Essentials of a valid contract, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को लीगली वैलिड होने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट चाहिए हो? अच्छा बोलिए, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए पहले एग्रीमेंट रहना पड़ेगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर persons. Contract is an agreement between two or more persons. यानी कि दो या ज्यादा व्यक्ति के बीच का एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, ओके, ऑल राइट। नंबर 2, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। इसका मतलब क्या है? पढ़ पा रहे हो? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सिर्फ मियर एग्रीमेंट काफी नहीं है, एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, और सबसे ऊपर इंटेंशन रहना चाहिए टू क्रिएट दैट लीगल रिलेशन एंड टू गेट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। वो इंटेंशन ना रहने से आपको कैसे लगेगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट में हो? अच्छा सर, इंटेंशन कहां से पता चलेगा? इसमें एक बहुत फेमस केस लॉ हुआ करता था और है, जो बहुत पुराना है बट स्टडी होता है, उसका जिक्र भी होता है कानून में, और आज तक का जजमेंट्स में उसका जिक्र होता था, और उसका नाम देख पा रहे हो, बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर। ओके, बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर केस लॉ में क्या हुआ था? एक हस्बैंड ने अपना वाइफ को प्रॉमिस किया था देश के बाहर जाने से पहले कि मैं देश का बाहर जा तो रहा हूं बट वहां से पैसा आपको भेजते रहूंगा आपका मेंटेनेंस के लिए। ये वादा करके हस्बैंड घर छोड़ के बाहर गया, और बाहर जाने के बाद बस मेंटेनेंस मनी आया नहीं वाइफ के पास। वाइफ चली गई कोर्ट में। अब कोर्ट ने फैसला सुनाया, कोर्ट ने बोला हाँ आप लोग का शादी लीगली वैलिड है, बट शादी के बाद ये जो इवेंट हुआ, ये जो आपका हस्बैंड बाहर गया, वो जाने से पहले जो आपको प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस एक सोशल प्रॉमिस है, एक सोशल एग्रीमेंट है, उसका कोई लीगल इंप्लीकेशन नहीं है। क्या उसने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था इन राइटिंग या फिर रजिस्टर्ड हुआ था? नहीं। आप लोग का इंटेंशन वाज नॉट टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन बट ड्यू टू सोशल एंड मॉरल ऑब्लिगेशन ही प्रॉमिस्ड यू। सो that very study in that judgment shows that another essential
of a valid contract is the intention to create legal relation, without which, failing which, your contract is not a contract. Your contract is not an enforceable agreement. So that is another essential element. The third essential element is हर कॉन्ट्रैक्ट में एक लीगल ऑब्जेक्ट रहना चाहिए. क्या रहना चाहिए? लीगल ऑब्जेक्ट. और सिर्फ वही नहीं, लीगल ऑब्जेक्ट और इलीगल ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा. ठीक है, लीगल ऑब्जेक्ट के साथ साथ क्या रहना चाहिए? एक लॉफुल कंसीडरेशन. Consideration must be lawful and object must be legal. Then only you can say that the contract is legally valid. And the fourth essential element of a contract is the fact that the contract shall not be made by any one or more of these elements. सर क्या क्या पढ़ के सुनाइए. कॉन्ट्रैक्ट अगर कोएर्शन से हुआ है, कोएर्शन एकदम क्राइम जैसा ही एक चीज है, तो कोएर्शन से अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, फिजिकल फोर्स से अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट लीगली वैलिड नहीं हो सकता है. अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई आपको इन्फ्लुएंस करके कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? ठीक है ना. फ्रॉड से अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपको फ्रॉड किया गया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं टिकेगा. और मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक के साथ भी अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं टिकेगा. ठीक है. सो नेक्स्ट कम्स द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. कितना तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, आइए देखते हैं. बेस्ड ऑन वैलिडिटी, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस या एग्जीक्यूशन, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन. तीन दृष्टिकोण से, तीन पीओव्यू से, तीन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. अगर पॉइंट ऑफ व्यू या दृष्टिकोण हो गया वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं? देखो, नंबर 1 इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 3 इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 4 इज illegal contract, number 5 is unenforceable contract. ओके सर बताइए ये 5 क्या क्या है? मैं क्या बोला? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, तरह तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है अगर दृष्टिकोण बदल गया. 3 दृष्टिकोण का बात हो रहा है. पहला दृष्टिकोण हो गया वैलिडिटी, यानी कि पहला पीओवी हो गया वैलिडिटी. अगर वैलिडिटी का नजरिया से देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट 5 तरह का हो सकते हैं. एक है वैलिड, एक है वॉइड, एक है वॉइडेबल, एक है इलीगल और एक है अनएनफोर्सेबल. और मैं बता दूं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें सारा एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. ठीक है. अगर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का बात हो, वॉइड का मतलब होता है एनीथिंग विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ. ठीक है. एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ और एन एग्रीमेंट दैट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ इज अ void. ठीक है. cannot be affected by law. legal effect, one which has no legal effect is a void. null and void हम लोग बोलते हैं ना. जिसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, जिसका लीगल कोई मर्यादा नहीं है, जिसका कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है, वो चीज क्या है? void. ठीक है. दैट इज void. ओके. नाउ void कॉन्ट्रैक्ट कौन है? सर, जो भी कॉन्ट्रैक्ट जहां पे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता है, तो उसको क्या बोलोगे? void. ठीक है. One which cannot be legally affected, one which has no legal effect. Okay. Voidable का मतलब क्या है? Voidable का मतलब सुन के लग रहा है ना कि जो void नहीं है but void बन सकता है, voidable. ठीक है ना. So voidable contracts are basically, हम लोग अगर previous slide में जाए, मैं यहाँ पे आप लोग को ये 5 चीज दिखाया: coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake. ये पांचों में से कोई भी एक चीज से अगर कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है वॉइडेबल. वॉइडेबल का मतलब ये अभी वैलिड नहीं है और वॉइड भी नहीं है. ये वॉइड बन सकता है अप टू द डिजायर ऑफ द पर्सन विथ हुम दीज थिंग्स आर डन. किसी के साथ कोएर्शन की हो तो कानून बोल रहा है, वो व्यक्ति सोचेगा जिसके साथ कोएर्शन हुआ है उसको ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रखना है या वॉइड कर देना है. तो ये कॉन्ट्रैक्ट तब तक क्या है? वॉइडेबल. ठीक है ना. वॉइडेबल. तो वॉइडेबल का मतलब वही होता है, वॉइडेबल. अच्छा. फोर्थ इज इलीगल. इलीगल का तो मतलब पता ही है सबको, गैर कानूनी.
ओपियम, लेट्स से ओपियम ट्रेडिंग अगर इलीगल हो जाता है तो ओपियम बेचने का या खरीदने का कोई कॉन्ट्रैक्ट था तो वो क्या बन जाएगा? इलीगल, ठीक है ना? अच्छा, अनएनफोर्सेबल, इलीगल क्या वॉइड है? हाँ, ऑल इलीगल आर वॉइड बट ऑल वॉइड आर नॉट इलीगल, बिल्कुल। अच्छा, अनएनफोर्सेबल क्या है सर? अनएनफोर्सेबल मतलब जो टेम्पोररीली जिसको एनफोर्स नहीं कर पा रहे हो, टेम्पोररीली जिसको एनफोर्स नहीं कर पा रहे हो, कारण क्या है? क्योंकि उसमें कोई लीगल डिफेक्ट, उसमें कुछ ना कुछ लीगल डिफेक्ट है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को जब भी लीगल डिफेक्ट को ठीक कर दोगे क्या बन जाएगा? एनफोर्सेबल। सर एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल हो गया, एक अग्रीमेंट में 40 पन्ना है, 40 पन्ने में हर पार्टी का दो दो साइन लगेगा, दो दो साइन पेज नंबर 37 में हुआ नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तब तक अनएनफोर्सेबल है। जैसे ही ये साइन हो जाएगा ये क्या बन जाएगा? एनफोर्सेबल। क्लियर है? ओके सर, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस और एग्जीक्यूशन कॉन्ट्रैक्ट कितना तरह का हो सकते हैं? देखो, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट कर दियो, कॉन्ट्रैक्ट में जो वादा किए थे वो निभा दिए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। उसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटेड, ठीक है, एग्जीक्यूटेड। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में किया हुआ वादा बाकी है, कॉन्ट्रैक्ट में किया हुआ वादा बाकी है और आधा हुआ है आधा बाकी है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटेड। सर एग्जांपल, लेट्स से कोई एप्पल स्टोर मुंबई में खुला है, कोई एप्पल स्टोर में जाके एप्पल का गुड्स खरीदा और पैसा देके गुड्स ले लिया, तो ये क्या हो गया? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द शॉप ओनर एंड द बायर, ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया। अब एग्जीक्यूटर ही हो गया। मैं एप्पल का नया जो आएगा, नया सीरीज 15, आईफोन 15 लेट्स से, तो आईफोन 15 आने से पहले मैं ऑर्डर कर लिया, जिस दिन रिलीज होगा मेरे को मिलेगा। तो जैसे मैं ऑर्डर कर दिया, मेरे तरफ से मैं यूनिलैटरली कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए मेरा वाला हिस्सा मैं निभा दिया, मैं बायर हूं, मैं पैसा दे दिया, एडवांस में बुक कर लिया, ठीक है। बट जब तक ये गुड्स डिलीवर नहीं होता है, आईफोन 15 मेरे पास नहीं आता है, उन लोग का तरफ का वादा उन लोग का पूरा नहीं होता है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलोगे? एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूटरी? एग्जीक्यूटरी। और एग्जीक्यूटरी भी दो तरह का हो सकता है, दोनों का ही बाकी है परफॉर्मेंस, तो बायलैटरल। अगर दोनों का ही परफॉर्मेंस, दोनों में से एक जन का परफॉर्मेंस हो गया तो यूनिलैटरल, ठीक है, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। ओके, based on formation contracts could be once again of manifold types. Number one is a contract could be express contract, a contract could be implied contract, समझाऊंगा, एक वर्ड लिखा tacit, और contract could be a quasi contract। और आजकल ई कॉमर्स वाले जमाने में ई कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। इलेक्ट्रॉनिकली जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या होगा? ई कॉन्ट्रैक्ट। ये तो आसान है, ठीक है। ये तीन थोड़ा नया चीज लग रहा है। ओके, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एनी कॉन्ट्रैक्ट डन विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स रिटन और स्पोकन। अगर वर्ड्स के द्वारा, शब्दों का सहायता से अगर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो वैसा कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलोगे? एक्सप्रेस। अब शब्दे तुम लिख भी सकते हो शब्दों को या फिर बोल भी सकते हो, यानी कि वर्ड स्पोकन और रिटन बोथ आर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स होने के लिए द प्री रिक्विजिट इज वर्ड्स एंड नॉट एनीथिंग एल्स। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का बात अगर हो, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो रहा, एक्शंस का इंप्लीकेशन है, एक्शंस का, ठीक है। कोई मेरे को बोला पानी दीजिए, क्या मैं ये पानी पी सकता हूं? मैं शब्दों का प्रयोग नहीं किया, मैं उसको ईमेल नहीं लिखा, मैं उसको बोला भी नहीं हाँ पी सकते हो, मैं उसको बॉटल दे दिया। तो बोलो यहां पे मेरा एक्शन से, मेरा बिहेवियर से, मेरा कंडक्ट से पता चल जा रहा है कि मैं एग्री कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अगर हो विथ एक्शंस, बिहेवियर्स, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, तो दैट those contracts are known as implied। with words को हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेस, without words को हम लोग बोलते हैं implied, ठीक है। अच्छा सर, नेक्स्ट यहां पे implied में मैं एक शब्द लिखा हूं tacit। tacit का मतलब,
टैसिट का मतलब भी इंप्लाइड है, ऑल टैसिट आर इंप्लाइड, ऑल इंप्लाइड आर नॉट टैसिट। टैसिट का मतलब हो गया कोई पर्टिकुलर बिहेवियर, कोई पर्टिकुलर पैटर्न से अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बिहेवियर पैटर्न से। जैसे एटीएम में जाते हो तो विड्रॉवल ऑफ मनी करने का स्टेप्स, कोई भी एटीएम में चला जाओ ऑलमोस्ट सेम ही है ना। एटीएम क्यूबिकल में अकेला घुसते हो, ठीक है, एटीएम क्यूबिल में बोला जाता है कि चश्मा मत पहनो, काला चश्मा, ठीक है, टोपी मत पहनो, एटसेट्रा एटसेट्रा, फोन मत करो। तो ये सब जो बिहेवियर पैटर्न है, ये जो एक पैटर्न है, ये एक तरह से ये इनफैक्ट एटीएम मशीन से जब इंस्ट्रक्शंस का जो इंटरफेस है that is almost same and the pattern there also is very same. So such a behavior जब हम लोग करते हैं पैसा विड्रॉ करने के लिए एटीएम में जाके, ये बिहेवियर कॉमन है और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टैसिट। टैसिट मीन्स हम लोग का ये बिहेवियर से पता चल जा रहा है कि वी इंटेंड टू विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक, दैट इज वी इंटेंड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द बैंक without any human intervention, through a machine instructions. So that type of a contract is known as tacit. ठीक है ना? Tacit is implied, all tacit are implied, but all implied are not tacit. ठीक है? quasi contract का मतलब हो गया a contract which is almost a contract, quasi. ठीक है? अच्छा बोलो, कॉन्ट्रैक्ट से क्या क्रिएट होता है? लीगल ऑब्लिगेशन ना, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है पार्टीज के ऊपर के दोनों पार्टी अग्रीमेंट में आया और अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया, मतलब लीगल ऑब्लिगेशन इज गेटिंग क्रिएटेड। अब ये लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट तो हो गया। अच्छा बोलो, मैं मेरा पेन खो दिया, सर पेन महंगा था, हाँ 1 लाख रुपया का एक पेन है लेट्स से, ठीक है, खो दिया। अब जिसको मिला, सर उसका तो लॉटरी लग गया, नहीं वो बात नहीं हो रहा है। मैं बोल रहा हूं कि जिसका मिला लीगल ऑब्लिगेशन उसका क्या होना चाहिए। एक अननोन स्ट्रेंजर को अगर मिलता है किसी का खोया हुआ चीज, तो उसका लीगल ऑब्लिगेशन, लॉ बोलता है कि वो पेन उसका नहीं है, ऑफ कोर्स उसका नहीं है, मेरा है, तो उसका नहीं है, उसका ये फर्ज धर्म बनता है कि वो ढूंढे ये इसका ट्रू ओनर कौन है और ट्रू ओनर को ढूंढ के वापस करे। अब ये ट्रू ओनर को ढूंढ के वापस करने के लिए उसका कोई खर्चा होता तो वो खर्चा ट्रू ओनर बेयर करे, नेचुरल सा बात है। बट उसके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन अराइज करता है, किसके ऊपर? फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के ऊपर। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन खड़ा होता है, अराइज करता है। वो लीगल ऑब्लिगेशन कहां से खड़ा करता है? थ्रू अ इनविजिबल कॉन्ट्रैक्ट, अनइंटेंडेड कॉन्ट्रैक्ट नोन एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। Contracts implied by or imposed by law. ठीक है? Thank you. These are the types of contracts. We will continue our discussion on the next revision class. Thank you.